हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और आज हम कर रहे हैं साइंस। तो साइंस की सीरीज में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने उसमें दो मॉडल पढ़े थे, एक जे थॉमसन का मॉडल और सेकेंड इज रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद मैंने बोला था कि नील बोर का मॉडल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नील बोर का मॉडल ही। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नील बोर का मॉडल, उसमें मैं बताऊंगा कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे आपको, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको ठीक किया था किसने, नील बोर ने, जिसने फिर एक नया स्ट्रक्चर दिया, नया एटम का एक स्ट्रक्चर बताया और उसने एक नया मॉडल दिया और उसने क्या क्या खामियां थी वो ठीक करी। तो सबसे पहला पॉइंट उसके मॉडल का ये है कि ओनली की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। ये बोला कि क्योंकि रदरफोर्ड ने कुछ बोला था कि एक ऑर्बिट के अंदर वो लोग घूमते हैं सारे एटम्स, तो लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और वो एकदम फॉल होकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन फिर उसने वो उसकी गलती थी और वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन नील बोर ने आके इसे एक चीज दी इस बात को, वो बोला कि वो जो कुछ इस तरह की स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, और वो ऑर्बिट्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अगर न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो अपनी एनर्जी फॉल नहीं करेंगे और वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे, तो वो ना ही उसमें गिरेंगे। तो उसका फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि आर अलाउड टू इनसाइड द एटम, यानी उन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर ही वो रिवॉल्व कर सकते हैं, तभी वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे। और उसका सेकंड पॉइंट भी ये बोल रहा है कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी अपनी लूज नहीं करते। ठीक है, और उसने क्या मॉडल दिया, उसने बोला कि दीज ऑर्बिट्स और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, और उसी ऑर्बिट या शेल्स को उसने बोला ऑर्बिट लेवल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया। उसने बताया कि ये एक एटम है, किसी भी एक एटम का एक वो मान लेते हैं एटम है, ये एटम के बीच में न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल ये आप देख पा रहे होंगे रेड में मैंने कर दिया से, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स उसने वो करे, हर शेल के लिए उसने एक नाम दिया। उसने शेल का जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसको के नाम दिया, उसको 1 नंबर बोला। उसके बाद एल नाम दिया, सेकंड को उसका N2 बोला, थर्ड दिया M और फोर्थ इज N, और उसके आगे भी कुछ होता था और ऐसे ही बनाते थे, लेकिन उसने 4 का नाम दिया। और उसने बताया कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं किसी भी एटम की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी को रेडिएट यानी कि लूज नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल इस तरह से। और उसने हर एक ऑर्बिट का नाम दिया KLMN, यानी कि सबसे नियरेस्ट जो होगी न्यूक्लियस के उसे K बोलेंगे, उसके बाद L देन M देन N, और उसने कुछ नंबर्स दिए उनके, N का 1, L का 2, M का 3 एंड N का 4। तो ये था नील बोर मॉडल के बारे में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन्स। अभी तक हमने एटम के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, एक था प्रोटॉन और एक था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्टीन। ये 2 साइंटिस्ट ने इन 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर दी। लेकिन उसके बाद भी एक और पार्टिकल था उसमें जिसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, तो उसी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो आइए जानते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की। तो लिखा हुआ जैसे कि इन 1932 जे चैडविक, एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था जे चैडविक, ठीक है, डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज, यानी कि उसका ना कोई चार्ज था ना मास था, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, इट वाज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल था, सब एटॉमिक पार्टिकल था उसके अंदर जिसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। तो न्यूट्रॉन जो हमें इसके अंदर डिस्कवरी हुई उसका कोई चार्ज नहीं था और ना ही उसका कोई मास था, और वो इक्वल थे किसके, जितने प्रोटॉन है उतने उसी के इक्वल थे, बिल्कुल, मतलब जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो उसका नाम क्या दिया इन लोगों ने, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। अब जो न्यूट्रॉन्स है ना, जो न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है वो सभी एटम्स में प्रेजेंट होता है, हर एक न्यूक्लियस। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते, वो है कौन सा, हाइड्रोजन। ये क्यों नहीं है वो हम आगे आपको बढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड एज n, यानी कि न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। द मास ऑफ द एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं ना किसी भी एटम का,
ठीक है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं वो इसी के थ्रू निकालते हैं कि दोनों का सम कर देते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन का सम, सॉरी प्रोटॉन का सम एंड न्यूट्रॉन के दोनों के सम को ऐड करते हैं, सम करते हैं दोनों का, तब जाके किसी भी पार्टिकल का किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकलता है। अब वो कैसे निकलता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये था इसके न्यूट्रॉन। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि हाउ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे एक रह गया लिखना, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि अभी हमने पीछे देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का वो हो गया, और उसने नील बोर ने एक अपना वो बताया था मॉडल कि किस तरह से एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में होते हैं। अब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होते हैं हर एक एलिमेंट के लिए अपने अपने तरीके से। तो इसके लिए भी बोर एंड ब्यूरी नाम के दो साइंटिस्ट थे, यानी नील बोर और एक ब्यूरी नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने कुछ रूल दिए जिस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के एटम्स को सेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर सकते हैं उनके एटम में। ठीक है, तो कुछ रूल इस तरह से है। जो फर्स्ट रूल बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है 2n², और इसमें n क्या है, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स। यानी कि आपको याद है अभी मैंने जब बोर मॉडल पढ़ाया था उसमें उन्होंने एक वो दिया था जिसमें बताया था कि ऑर्बिट जितने होंगे उन सबके नाम दिए थे, यानी कि k, l, m और n करके, और हर एक ऑर्बिट का एक नंबर दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर वो n वो नंबर वही नंबर है। तो आपको याद है ना कि k का कितना है, k का 1 है, l का 2 है, m का 3 है एंड m का 4 है। तो हम उसी तरीके से इनकी ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो निकालेंगे। तो जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 2n², यानी कि हम k का निकाल के देखते हैं। तो k में k का n कितना, k का नंबर कितना था, 1 नंबर था ना, k का n फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट है वो, तो उसका n इक्वल टू 1 है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n², यानी कि 2 इंटू n कितना है हमारा 1 और 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 2, यानी कि k के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हाँ, तो ये तो हमने जाना कि k के अंदर कितने आते हैं एलिमेंट्स, k के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब उसी तरह से हम आगे का निकालते हैं, k के अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे हम l का निकालेंगे, l का नंबर कितना था, n कितना था 2, यानी कि 2n² में अगर हम 2 लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 2 4, यानी कि 8, यानी कि L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। K के अंदर कितने आएंगे, ओनली 2, L के अंदर 8, N के अंदर 18 एंड M के अंदर 32, यानी कि K L M N, यही तो शेल्स के नाम दिए थे, यानी ऑर्बिट्स के नाम दिए थे नील बोर ने, और उन्होंने बताया था हर एक का नंबर, हमने फॉर्मूला पुट करके इनके शेल्स के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो निकाल लिया। ठीक है, अब उसका एक और अगला रूल था। अगला रूल क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब अभी तक तो हमने ये जाने कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, लेकिन उसने एक और रूल दिया था जिसमें बोला था कि कोई भी एटम हो किसी भी एलिमेंट का, उसका अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट शेल बनाकर ही इसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को शो करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा किस तरह से। अगला रूल क्या बोलता है वो देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, यानी कि बोले इलेक्ट्रॉन्स जब तक किसी भी शेल में नहीं आ सकते जब तक कि उससे पहला वाला शेल पूरी तरह से फिल्ड ना हो जाए। पूरी तरह से फिल्ड कब होगा, जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक शेल के अंदर, यानी कि उसकी कैपेसिटी के अंडर हर शेल की कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, पर K की कितनी है 2। उसके बाद जितने भी वो होंगे शेल्स उन सब में जो कैपेसिटी है 8 है। 8 के बाद अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उन्हें हमें आगे दोबारा बनाकर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके आगे कि किस तरह से शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने शो करा है, देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाया यहाँ पे, न्यूक्लियस की फर्स्ट जो बनाया मैंने शेल, कौन सा शेल होगा इसका, न्यूक्लियस का सबसे नियरेस्ट होता है K, तो K के अंदर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही एक है, तो उसमें एक ही आ सकता है। सेकंड इज हीलियम, हीलियम का भी एक ही शेल आएगा, इसका भी जो शेल है वो K है, और K के अंदर सिर्फ 2 आ सकते हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो उसको ऐसे शो करेंगे। हीलियम क्या है, उसका लिथियम आता है। लिथियम में देखो ध्यान से, ये K शेल है और ये L है। ठीक है, अब इसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कि तो जो हमारा K वाला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, तो हमने सिर्फ 2 को यहाँ शो कर दिया। उसके बाद
अगला शेल बनाया, उसके अंदर हमने एक और कर दिया इसका, तो 3 होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए। वैसे ही मैंने नियोन के करे हैं। अब नियोन वाले केस में देखिए आप यहाँ पर कितना है, ये है K और ये है L। अब K के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स को सेट करना है इसके अंदर, यानी कि जो K वाला है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो करे और बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब इसका अगर ये नियोन के बाद जो भी आता है एलिमेंट उसको अगर शो करेंगे तो उसके आगे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा, तब जाके एक और वो शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ 8 ही मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए अगला है एल्युमिनियम का, 13 लिया है मैंने इसी वजह से आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके 3 शेल हैं, K, L और M, यानी कि K शेल, L शेल और M शेल। तो K के अंदर 2 आ सकते हैं, तो हमने 2 पुट किए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ 2 हो गया कंप्लीट, ये वाला ऑर्बिट फिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है M। K के बाद M के अंदर हमारे 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने 8 सेट करेंगे इसके अंदर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन सेट कर दिए। उसके बाद हमें एक और बनाना पड़ेगा शेल, और उसका नाम क्या होगा M। अब M के अंदर 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बचे कितने, सिर्फ 3 ही तो बचे हैं सेट करने के लिए, तो एक यहाँ पे सेट कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, हो गया सिंपल। इसी तरह से आपकी बुक में मोस्टली 18 के दिए हुए हैं, आप 20 तक पूरे याद कर लीजिए किस तरह से सेट करते हैं। और मैं तो आपको बोलूंगा कि आप 20 तक पूरा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी उन सबकी याद कर लीजिए किस तरह से है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, मैंने आपको 3rd चैप्टर में भी थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत ही पता लगेगा, लेकिन वैलेंसी कैसे निकालते हैं वहाँ पर यहाँ पर भी वो नहीं पता लगेगा। वैलेंसी निकालने का तरीका हम फर्दर हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ जान लीजिए कि वैलेंसी को पहचानते कैसे, कि वैलेंसी होती क्या है आखिरकार। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंस शेल, यानी कि जिस सेल में जिस भी जो भी आउटर मोस्ट सेल होगा किसी भी एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जिस शेल में, सबसे आउटर मोस्ट सेल में, उस आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उस वैलेंस शेल में, उसे बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट तो रूल ये है, ठीक है। नेक्स्ट बोला फ्रॉम बोर एंड ब्यूरी सीक्वेंस, यानी कि बोर और ब्यूरी ने कुछ रूल दिए थे। वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट शेल इज 8, यानी कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बोर और ब्यूरी ने कुछ रूल दिए थे डिस्ट्रीब्यूशन के, कि हर एक एटम के लास्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 11 12 तक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत काम आएगी, ठीक है। ये वाली चीज को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी एलिमेंट हैज अर्ज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एटम का जो शेल है ना, हर एक एटम चाहता है कि मैं अपने जो शेल को, अपने जो ऑर्बिट को पूरा कंप्लीट कर लूं 8 शेल से। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं अपने अंदर। अगर उनके में गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा तो गेन कर लेंगे, लूज करने की कैपेसिटी होगी तो लूज कर देंगे। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन्ड बाय एलिमेंट इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल विल बी कॉल्ड इट्स वैलेंसी, यानी कि जो भी किसी भी एटम का जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसके अंदर अगर कोई भी एटम के अंदर जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसी इलेक्ट्रॉन में जितने भी, जो उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाएगी। यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है ना एटॉमिक नंबर। इसको KLM में हम डिवाइड करेंगे, KLM और N में डिवाइड करेंगे, तो उसका जो K सिर्फ एक ही शेल बन पाता है इसका, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं एल्युमिनियम का ले लूं, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है एटॉमिक नंबर। तो हमें K के अंदर कितना आते हैं उसके 2, L के अंदर 8, M के अंदर 3 आते हैं, तभी तो 8 और 2 10 और प्लस 3, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बनेगा, आउटर मोस्ट शेल बनेगा इसका M, यानी कि M के अंदर इसके आउटर मोस्ट शेल क्या है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। इस तरह से अब जैसे कि मैं लेता हूँ किसका, हाँ, उसके बाद एक और लेते हैं हम एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, K के अंदर ही आएंगे सिर्फ 2 एलिमेंट्स, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा। अब जैसे कि लेता हूँ एक आर्गन का
आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, उसकी केएलएमएन में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वैलेंसी दी हुई है। मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, उस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, आप क्या बहुत काम आएगी आपको आगे तक। और आगे उसमें सिर्फ 18 तक दिए हैं, 19 और 20 तक याद कर लीजिए। 19 होता है फॉस्फोरस एंड 20 होता है कैल्शियम, उसका आप खुद निकाल के देखिए और उसकी वैलेंसी भी खुद निकाल के देखिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आर्गन का। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, फर्स्ट में आएंगे 2, सेकंड में आएंगे 8, 2 8 10 हो गए। अब हमारे पास लास्ट में कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि हर एक ऑर्बिट में 8 ही तो आ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 8 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि ये एकदम स्टेबल, इसका जो ऑर्बिट है वो एकदम स्टेबल होगा ना, तो किसी चीज से रिएक्ट करेगा ना, किसी को गेन करेगा ना, किसी से लूज करेगा। तो जब भी कभी भी जब किसी भी ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना पूरे कंप्लीट, तो उसकी वैलेंसी हम 0 कर देते हैं हमेशा, ठीक है। वैसे हीलियम के सॉरी मैंने यहाँ 2 लिख दी, इसको 2 भी लिख सकते हैं, या फिर हीलियम का भी एक स्टेबल बन गया ना, क्योंकि इसका जो के वाला शेल है वो पूरी तरह से स्टेबल हो गया। तो जब स्टेबल हो गया तो ना वो लूज करेगा ना गेन करेगा, तो उसकी भी वैलेंसी हम 0 बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी बुक में बहुत अच्छे से टेबल दिया हुआ है पूरा का पूरा, आप जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे 20 तक एलिमेंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आज के हमारे कुछ टॉपिक्स। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, पार्ट 3 में। तो जब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।